आपने तस्वीरें देखी वो शहीदों के गांव घरों की तस्वीरें हैं। ज़्यादातर शहीदों की उम्र 20 से 21 साल की है। उनका पार्थिव शरीर अब राजकीय सम्मान के साथ अलग अलग राजधानियों में ज़िलों में पहुंचने लगा है। लेकिन एक तस्वीर के बारे में ख़ास तौर से बात करना चाहता हूं। अमन कुमार सिंह का ये गांव है, समस्तीपुर ज़िला है, बिहार का मोइनुद्दीन प्रखंड है। इस गांव के 40 से 50% नौजवान सेना में काम करते हैं और ये सहकारिता मंत्री का काफिला है। इस गांव में पहुंचने के लिए सड़क नहीं थी। आप खुद भी देख सकते हैं कि सड़क होती तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इन तस्वीरों से पता चल रहा है कि इस गांव में नौजवानों का आना, जो शहीदों के सम्मान के लिए आना चाहते हैं, कितना मुश्किल होता जा रहा है। तो ये वो तस्वीर है, हालत बयान। इतनी लाख गांव में सड़कें बन गई हैं, लेकिन ये गांव शायद छूट गया है। पर अब ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर बिजली और किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। अमन के पिता ने कहा है कि उनके 3 बेटे हैं, वो चाहते हैं कि सरकार उनके जो तीसरे बेटे हैं, जो 18 साल जिसकी उम्र है, उसे भी सेना में भर्ती कर लें। कितना शानदार जज्बा है। अमन की बहन पुलिस में नौकरी करती रही हैं और पिछले ही साल अमन की शादी हुई है। ये तस्वीरें याद दिलाने की है कि हमारे सैनिक कहाँ से आते हैं और हमने उनके ज़िंदा रहते, जब वो हमारी हिफाजत कर रहे थे, तो उनके गाँवों का कितना ख्याल रखा है। कम से कम उन गाँवों में तो सुविधाएं बेहतर होनी ही चाहिए जहाँ की 40-50% नौजवान सेना में नौकरी करते हैं। अब हम आते हैं लद्दाख की तरफ चलेंगे, सौरभ शुक्ल से बात करेंगे। लेकिन पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि एक तकरार, विदेश मंत्री ने 15 जून को कुछ नहीं बोला, खैर वो वक्त नहीं था। 16 जून को कुछ नहीं बोला, 17 जून गुजर गया, कुछ नहीं बोला। लेकिन पहली बार उन्होंने ट्वीट तब किया जब राहुल गांधी ने हिंदुस्तान टाइम्स की सुनेत्रा चौधरी के एक इंटरव्यू को ट्वीट कर दिया, जिस इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एच.एस. पनाग कह रहे हैं कि सैनिक बिना हथियार के वहां गए थे और उन्होंने जवाब दिया। पहले राहुल गांधी को सुनिए, फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर के जवाब के बारे में बताऊंगा। भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। ये वो ज़रूरी सवाल हैं, ये राहुल गांधी के ही सवाल नहीं हैं। आप जो रक्षा संवाददाता हैं, अखबारों में पढ़िए, वो लगातार इन बातों की तरफ खुलकर इशारा कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि इस तरह से वहाँ पर युद्ध हुआ है। अभी तक इन सब के डिटेल के बारे में बता दिया जाना चाहिए था। खैर, इसके जवाब में एस जयशंकर, ये भी दुखद है कि आप ट्वीट के जवाब में जवाब दे रहे हैं आधिकारिक रूप से, जबकि पहली बार आपको खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर चीज़ों को सामने रखना चाहिए था, ताकि ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट ना हो, ऑन रिकॉर्ड बातें हों। जितनी कही जाएं वो भी ठीक बात है, जितना सरकार चाहे इस वक्त कहना वो भी उसका विशेषाधिकार है, लेकिन सब कुछ सामने आकर कहना चाहिए। तो एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, वो ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि सबको ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि एक बार में स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सीमा पर जवानों के पास हमेशा हथियार होता है, वो लैस होते हैं, खासकर तब भी जब आप पोस्ट छोड़कर जाते हैं। 15 जून को गलवान के पास जवानों के पास भी हथियार थे। लंबे समय से यही परंपरा चली आ रही है। ये जवाब उन्होंने राहुल गांधी को दिया, लेकिन इतने दिनों से, और 16 तारीख से ही अजय शुक्ला हों, मनु पबी हों या और दूसरे डिफेंस संवाददाता हों, वो इस सवाल को लगातार उठा रहे थे। उन सवालों का आधिकारिक रूप से जवाब दिया जाना चाहिए था। इस जवाब पे कि सेना के पास हथियार थे, क्या ये प्रश्न उठता है कि जब थे तो ये क्यों कहा गया कि कोई गोलीबारी नहीं हुई है, और शुरू में जब ये बयान आया था कि गुत्थम गुत्था हुई है, इस तरह की बातें क्यों कही गई थी? इस पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय जी की टिप्पणी सुनिए। अभी अभी हमारे देश के विदेश मंत्री का एक ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बॉर्डर ड्यूटी पे जवानों को हमेशा ही हथियार लेके चलने का हुक्म है, खासकर तब
जबकि वो पोस्ट छोड़ गए। लेकिन 1996 और 2005 के किसी एग्रीमेंट के तहत उनको इन हथियारों के साथ फायर करने का हुक्म नहीं है, खासकर तब जबकि फेस ऑफ चल रहा हो। लेकिन गलवान वैली में 15 जून को अगर ऐसा हुआ होता कि ये जवान हथियार लेकर के गए हैं, तो हाथापाई के दौरान कुछ न कुछ हथियार जरूर गुम हुए होते, या जब कुछ जवान नदी में गिरे, गलवान रिवर में गिरे, तो उसके दौरान कुछ हथियार गायब हो गए होते। तो एक आप देख रहे हैं, ये लोग गंभीर जानकार हैं। सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बहुत बड़ा पद होता है, उससे रिटायर हुए हैं रामेश्वर राय जी, वो प्रश्न उठा रहे हैं। अब हम चलना चाहते हैं लद्दाख। उत्तर भारत के प्रदेशों में अक्सर युद्ध की मांग होती रहती है, लेकिन जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं वहाँ के लोग युद्ध को दूसरे नज़रिए से देखते हैं। तो सौरभ शुक्ल हमारे वहीं पर हैं, उन्होंने लद्दाख के लोगों से बात की कि आप युद्ध के बारे में, युद्ध होने की आशंकाओं के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपकी राय उत्तर भारत के लोगों के राय की तरह ही है कि अब युद्ध होना ही चाहिए हर हाल में? ये तो जितना हो सके जो है बॉर्डर एरियाज में जो है जितना भी अमन रहे उतना ही पूरे भारत के लिए खुशहाली है, पूरे भारत के लिए, पूरे सब लोगों के लिए। ये जो है अमन जो है अपने आप में एक ज़िंदगी है। तो हम चाहेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। जो भी कहते हैं इस तरीके से जंग हो जानी चाहिए, वो जज्बाती बातें हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। तो ये जो कुछ भी बदकिस्मती से जो हमारे बॉर्डर पे इन दिनों जो हुआ है उसके लिए हम बिल्कुल कंडेम करते हैं, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो मिनिस्ट्री जो है, हमारे भारत सरकार जो है उसके ऊपर जो है बहुत संजीदगी से काम लेके इसको हल करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि लड़ाई से दोनों देश को नुकसान होगा और कुछ समस्या नहीं। मेरे ख्याल से ये बातचीत करके मसले को हल करना चाहिए। तो जैसे लोग बोलते हैं कि आप ईंट का पत्थर जवाब पत्थर से देंगे, ये मेरे ख्याल से इससे और लोगों को मतलब भावनाओं को भड़काते हैं। ये थोड़ी बात मुझे ठीक नहीं लगता सर। तो मेरे ख्याल से दोनों देश को बैठ के कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि तो बातचीत से हो जाए, मगर इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा भी होकर फिर वापस चला जाए और बोले कि भाई हो गया, फिर 2 साल बाद फिर हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, इसी जब इतना कैजुअलिटी हो गया, इसी बहाने चाहे डिप्लोमेटिक तरीके से किसी भी तरह बात एक बार होकर कुछ कर रहेंगे। तो हमारे दादाजी ने उसका नाम रखा है। 1962 में भी चीन ने इसमें कोशिश किया है, मगर हमारे बहादुर जवानों ने उनको बाहर धकेल दिया है। हमारे जवान का हम बहुत सलूट करता है। अभी भी देखो, अभी भी चीन जो ना वो वहाँ पे कोशिश कर रहा है। से सौरभ ने बात की है। अमीन गलवान वो शख्स हैं जिनके पूर्वज ने गुलाम रसूल गलवान ने गलवान घाटी की खोज की थी, और उन्हीं के नाम पर गलवान घाटी है जो हिंदुस्तान का है, जिस पर चीन दावा करने की हिमाकत कर रहा है। ये कितनी अच्छी बात है कि गुलाम रसूल गलवान के परिवार वाले अब भी हैं, और वो उस इलाके के नाम पर के बहाने अपने पूर्वज को भी याद कर रहे हैं। और सौरभ ने उनसे इसकी कहानी पूछी। हम इस वक्त लद्दाख के एक यात्री थे जो कि अंग्रेजों के साथ तमाम एक्सपीडिशंस में जाते थे, और उन्होंने ही इस गलवान वैली को खोजा, और काफ़ी अंग्रेज़ों को उससे राहत मिली। एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रूट है। हमारे साथ उनके परिवार के लोग हैं, ये उनके जो गुलाम रसूल